जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस का आज 29वां दिन है और आज का प्रश्न था पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताएं बताइए। और ये जो प्रश्न है यह बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का है। आज के सभी कॉपी लगभग 4-5 जो भी हैं सबमिट कर दिए गए हैं। आइए हम सबको इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। आप भी अगर हमसे जुड़ करके आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यह बिल्कुल निःशुल्क है, जहां पे आपको पूर्णतः गाइडेंस के साथ साथ आपको पूरी तरह से आपकी कॉपी को इवेल्युएट करने के साथ आपको ये गाइड भी किया जाएगा और सिखाया भी जाएगा कि कैसे लिखना है। आइए हम लोग चलते हैं और आज का कॉपी इवेल्युएट करते हैं। पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताएं बतानी है। आंसर देखते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत के पूर्वी भाग मुख्यतः बिहार और बंगाल में पाल शासकों का शासन था। इस काल में कला के विभिन्न स्वरूपों की विशेष प्रगति हुई है, जिसे पाल कला कहा जाता है। पाल कला का स्वरूप देख लेते हैं। इसका स्वरूप एक स्थापत्य है और एक मूर्ति, पूछा भी यही है। तो स्थापत्य कला में मंदिर, स्तूप, विहार और चैत्य आएंगे। साथ ही पाल कला के अंतर्गत मूर्ति कला में कांसे और पत्थरों की मूर्तियां बनी हैं, इनको लिखा जाता है, ये भी आते हैं। आगे देखते हैं स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब इनकी विशेषताएं देखेंगे, फिर मूर्ति कला की विशेषताएं देखेंगे और पूरी हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। तो चूँकि यह आंसर 8 नंबर का है, इसलिए हम सबको छोटा छोटा लिखेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बस उसका डिस्क्राइब बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लिख देंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो यहाँ ये फ्लो चार्ट जो है, ये फ्लो चार्ट से आपका जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है और यही जो है पूरा मार्क्स देकर जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। अधिकांश पाल स्थापत्य ईंट निर्मित है, ठीक है। हालांकि कुछ में पत्थरों का, ये पत्थर में थोड़ा प्रयोग हो गया है, पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है। बौद्ध में यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है। धर्म के प्रभाव से महाविहार, चैत्य एवं स्तूप का निर्माण भी हुए हैं। विक्रमशिला विहार, अब देखिए यहाँ पे चूँकि अलग अलग हम इसलिए नहीं देंगे, जैसे कि विक्रमशिला है या उदंतपुरी है, तो इनका हम एग्जाम्पल सिर्फ लिख देंगे, नाम बना कर ना दिखाएंगे तो भी चलेगा। अब इसको अलग अलग हम डिस्क्राइब ना करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 8 नंबर का है, हमको लिखने सारे हैं तो जगह कम पड़ जाएगा। यही जब हम 38 नंबर में लिखेंगे तो विक्रमशिला को दिखाएंगे, उसके बारे में दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग उदंतपुरी को दिखाएंगे, कब बना, उससे जुड़ा कुछ फैक्ट है, कौन सा ये कुछ है जो राष्ट्रीय स्मारक में जोड़ा गया है या जिसको सरकार बढ़ावा दे रही है, तो ये चीज़ सब चीज़ें हम 38 नंबर वाले में जोड़ेंगे। इसको जो है लिखेंगे सबको, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में, छोड़ेंगे किसी को नहीं, बस उसको डिस्क्राइब बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 8 नंबर में 2 ही पेज होते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीज़ नहीं लिख सकते हैं। विक्रमशिला महाविहार तो पाल महाविहारों में सर्वाधिक चर्चित एवं उत्कृष्ट है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ ये जो इमेज दिया गया है अच्छा है, हालांकि यहाँ इमेज ना देंगे तो भी चलेगा। गोपाल द्वारा निर्मित उदंतपुरी महाविहार, सोमपुरी महाविहार की संरचना पालकालीन स्थापत्य की उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए इन्होंने स्थापत्य में ये तो दिखा दिया महाविहार। अब मानकर चलिए आपको अब 2 चीज़ें जो बच गई, मूर्ति कला में तो हम चलेंगे, लेकिन स्तूप कहाँ दिखाएंगे, फिर मंदिर और चैत्य, तो ये सारी चीज़ें को छोड़ दिया गया यहाँ। तो इन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे। जहाँ भी हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर समझ पा रहे हैं तो जो महाविहार हमने दिखाया था, सिर्फ महाविहार हेडिंग देंगे, महाविहार के बारे में लिखेंगे 1-2 लाइन और कहाँ कहाँ पे ये हैं उसको लिख देंगे, और जो है वो किन किन ने बनवाया लिख दिए, बात ख़त्म। फिर हम बढ़ेंगे और महाविहार के बाद हम दिखाएंगे स्तूप के बारे में, कहाँ कहाँ पे हैं और क्यों फेमस है ये दिखा देंगे, फिर बिहार दिखा देंगे, फिर चैत्य दिखा देंगे, मतलब इमेज ग्रुप में नहीं, लिख करके दिखा देंगे और ये हो जाएगा 8 नंबर हमारा आंसर पूरा। अब सिर्फ हम यहाँ स्तूप को लिख करके पूरा किया गया है और आप यहाँ देखेंगे बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया, फिर मूर्ति कला में चले गए हैं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा, यहाँ से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात ठीक है कि 8 नंबर हैं, तो 8 नंबर में किसको काटें, हम जो स्तूप लिखेंगे तो सिर्फ स्तूप लिखेंगे। स्तूप का हम चाहें तो एक छोटा डायग्राम या फिर लिख सकते हैं कि स्तूप कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, किन के काल में बने हैं, स्तूप पूरा हो गया। ऐसे ही महाविहार है, कहाँ कहाँ स्थित हैं और कौन बनवाए हैं, किस लिए प्रसिद्ध था,
ये हो गया। फिर ऐसा ही अगर आप देखेंगे मंदिर कौन कौन से बने हैं इसको लिख देंगे, तो देखेंगे कम पॉइंट में हमने सारी चीज़ों को समग्र कर लिया। जबकि यहाँ पे एक को हमने डिस्क्राइब तो कर दिया कि हमने स्थापत्य दिखा दिया, महावीर स्थापत्य में महाविहार को तो दिखा दिया, लेकिन जब आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें छूट गई और इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। वहीं अगर आप पाल मूर्ति कला में तो दो ही चीज़ें, तो यहाँ से छूटने के चांसेस नहीं है, कांसे की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति। कांसे की मूर्ति अच्छा है, एक चीज़ और है कि कांसे और पत्थर की मूर्ति कला मृद मूर्ति अर्थात मिट्टी की भी मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है। तो मिट्टी की मूर्ति भी दिखाएंगे कि मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिली है, और मुख्यतः वे लोग दीवार पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी दिखाएंगे कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकी और धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो ये भी एक छोटी सी हम चाहें तो दिखा सकते हैं। तो दिखाना तो सबको है, 8 नंबर हो या 38 नंबर हो, लेकिन जब 38 नंबर लिखेंगे तो सबको लिखने के साथ उसके अगर कोई डायग्राम है तो वो दिखाएंगे और पूर्णतः डिस्क्राइब करेंगे एकदम भरमन से अच्छे से। लेकिन जहाँ हम 8 नंबर में आएंगे तो लिखेंगे सबको लेकिन डिस्क्राइब नहीं करेंगे उनको बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा थोड़ा सा एक सेंटेंस एक वर्ड लिख करके सबके बारे में निकलेंगे, ताकि हम कम जगह में आपको मैनेजमेंट दिखाना है यहाँ पे कि हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। बीपीएससी जो 8 नंबर ये लिखवा रहा है इसको मेनली है कि आप यही चीज़ 38 में भी कर रहे हैं, यही 8 में भी कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का तरीका दिखाना है। कांसे की मूर्तियाँ देखिए तो इसकी विशेषता है सांचे में ढला हुआ अलंकरण युक्त है। इस प्रकार की मूर्तियों में धीमन और मूर्तिकारों का विशेष महत्व। तो धीमन और बीठफाल जो हैं यहाँ के मूर्तिकार प्रसिद्ध हैं, ये दोनों जो हैं सभी जो मूर्तियों में प्रभाव जो है इन्हीं का है। देखिए पत्थर की मूर्तियों में बेसाल्ट पत्थरों से युक्त हैं और इन मूर्तियों में शरीर के अग्रभाग का ही अंकन किया है, जैसे स्त्री के अग्रभाग को दिखा करके उनके क्या बोलेंगे नारी सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आलोचना में भी दिखा सकते हैं, विशेषता में भी दिखा सकते हैं। निष्कर्ष देखते हैं, इस काल में महाविहारों के निर्माण की परंपरा पहले से ज़्यादा व्यवस्थित एवं व्यापक हुई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाल शासकों के विकास की दृष्टि से बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा में नए आयाम भी जुड़े हैं। तो ठीक है, इन्होंने अच्छा लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ इन्होंने स्थापत्य कला में बाकी चीज़ों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, जैसे कि बिहार स्तूप महाविहार इन्होंने दिखा दिया, ठीक है, चैत्य स्तूप और मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इन्होंने बस यहाँ एक फ्लो चार्ट में भी है। तो इस तरह से इनका मार्क्स कट जा रहा है यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ें आई होप समझ में आ गई होगी कि हम सब लिखेंगे लेकिन सबके बारे में थोड़ा छोटा लिखेंगे। तो इनको हम यहाँ 4 नंबर दे रहे हैं। हालांकि अगर ये और डिटेल में लिखेंगे तो इनको 6 मार्क्स तक अच्छे से मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बस जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें छोटी इसको डिस्क्राइब कर देना अच्छे से। और मूर्ति कला में आप देखेंगे तो यहाँ पे कांसे और पत्थर की मूर्तियाँ है, लेकिन मेन मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ छुटी हुई है, तो वो भी एक लाइन में हम लिख देंगे। चलिए हम अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बतानी है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पाल वंश संस्थापक गोपाल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है पालकालीन स्थापत्य पूछा है, हमें पाल वंश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि उसके संस्थापक कौन थे। तो ये ठीक है कि लिखा है, तो चलो ये बोर्ड मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके लिए नंबर देगा या नहीं। हाँ नंबर ये है कि नहीं कटेगा, लेकिन इसके लिए मिलेगा भी नहीं। आपको एक तो 2 पेज लिखना है। अब स्टार्ट ही कर दिए कि पाल वंश का स्थापना, ये स्थापना से को क्या लेना देना, जो पूछा है डायरेक्ट वहाँ चलेंगे। दूसरी चीज़ देखिए कि इन्होंने कितना अनसीरियस होकर के लिखा है। यहाँ आपको एक प्लेन शीट पे लिखना होता है, लेकिन इन्होंने लाइन वाले पेज पे लिखा है। दूसरा उसके अलावा दोनों साइड स्पेस छोड़ना होता है। जो हम प्लेन शीट लिखते हैं तो आप मेंस की जो कॉपी देखिएगा तो दोनों साइड पेज छोड़ा हुआ रहेगा इतना, और बीच में आपको लिखना होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो मैंने पेज मिला लिख दिया और साइड में जगह भी नहीं छोड़ा है। तो आप बताइए कि हम कॉपी तो चेक कर दे रहे हैं, ठीक है, फ़ायदा क्या हुआ आपको। तो एटलीस्ट कम से कम अनसीरियस होकर के ना लिखो, लिखना है तो मन से लिखिए, नहीं लिखिए, कम से कम मेरा टाइम तो बचेगा। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बिहार बंगाल में पाल शासकों ने शासन किया, ठीक है, शासन किया। इन्होंने कला को आध्यात्मिक क्या कहना चाह रहे हो, प्रोत्साहित किया, ये बोल सकते हैं कला के आध्यात्मिक रूप में प्रोत्साहित किया। तो ये सेंटेंस यहाँ जो इन्होंने लिखा है ये गलत है। इन्होंने कला को अत्यधिक प्रोत्साहित किया ये बोल सकते हैं, या कला के आध्यात्मिक रूप को प्रोत्साहित किया, मतलब जो भी कला बना यहाँ पे, कला में जो स्थापत्य कला या फिर मूर्ति कला है, तो ये सब जो जुड़े हुए हैं ये धार्मिक तौर पे ही इनमें विकास हुए हैं।
या फिर शैक्षणिक तौर में। तो ये जो सेंटेंस है इसका कोई यहाँ मीनिंग हो नहीं रहा है। इनका बौद्ध धर्म में विश्वास था, ठीक है, लेकिन कोई सेंटेंस का मतलब ही तो निकलना चाहिए प्रश्न के अनुसार। प्रमुख केंद्र नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप में बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र था, महान केंद्र थे। ये मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, बिहार और बंगाल में फैला था। अब पाल कला मुख्यतः बिहार में ही था। अब ये राजस्थान, गुजरात में इसके बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। चलिए, इन्होंने मैप भी बना के दिखाया, पता नहीं इनका सोर्स क्या है, मुझे तो कहीं नहीं मिला कि पाल कला राजस्थान में। हालांकि ये ठीक है कि यहाँ से जो कला था या कलाकृतियाँ थी जो अलग अलग जगह पे गई होंगी, लेकिन विकास जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ था। वास्तुकला ज़्यादातर ईंटों से बने होते हैं नहीं होते थे यार, कुछ में पत्थरों का भी उपयोग किया जाता है गया था। मठ नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी, सोमपुरी आदि में बुद्ध विहार और मंदिर बनवाए। अब जो सेंटेंस ऊपर है सेम नीचे भी लिखे हुए हैं, नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप के बौद्ध महाविहार। तो यहाँ भी महाविहार हैं, यहाँ भी महाविहार हैं, बुद्ध विहार वहीं है, महाविहार तो रिपीटेड हो गया। ये मठ बनाने की शैलियाँ अपनाई गई हैं, प्रवेश आंगन, ठीक है, ये इमेज तो चलेगा। पाल कला में विकसित हुए विभिन्न कला को उनकी विशेषताओं को निम्न भागों में बांटा गया। पाल कला में विकसित हुए विभिन्न कला को या कला के रूपों को उनकी विशेषताओं को, कला की विशेषताओं को, सेंटेंस थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसको पढ़ के देखिएगा। मूर्ति कला, मृण कला, हाँ ठीक है, मिट्टी वाली चित्रकला, भित्ति चित्र, स्थापत्य कला। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया है, स्थापत्य में ही क्या आएगा, स्थापत्य में ही आपको चैत्य, महाविहार, स्तूप, मंदिर आ जाएंगे। और देखिए मूर्ति कला में क्या क्या आएगा, तो कांसे की मूर्ति आएगी, तांबे की मूर्ति आएगी और मिट्टी की मूर्ति आएगी। तो ये जो है मिट्टी की मूर्ति, कांसे की मूर्ति और ये मूर्ति कला के अंतर्गत। देखिए में हम सब पार्ट कर देंगे, अलग अलग दिखाने की क्या ही ज़रूरत है, एक फ्लो चार्ट ग्रुप में दिखाएंगे बढ़िया से। उसके बाद चित्रकला है। अब चित्रकला में देखिए तो चित्रकला यहाँ क्या दिखा रहा है, चित्रकला में आप देखिएगा भित्ति चित्र है और पांडुलिपियाँ हैं, तो इनको भी अच्छे से उतना दिखाया नहीं गया है, बस चित्रकला और भित्ति चित्र स्थापत्य कला के रूप को, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक ओवरऑल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आदमी का लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने सिलेबस पढ़ा ही नहीं आज तक, ऐसा कॉपी देखने से फील हो रहा है। आलोचना देखिए, अब आलोचना इसमें दिखाने की जरूरत थी नहीं क्योंकि यह विशेषता पूछा है। देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, विशेषता पूछा है, तो जब विशेषता पूछा है तो हम आलोचना क्यों दिखाएंगे, जब आलोचना बोलेगा तो हम आलोचना दिखाएंगे। पत्थर की मूर्तियों की चमक मौर्य काल के समान उत्कृष्ट नहीं थी, इस काल की मूर्तियों में देवत्व से ज़्यादा मानवीय सौंदर्य भाव। चलिए ठीक है। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर यहाँ यह स्पष्ट है कि पाल कला ने बिहार की कलात्मक गतिविधियों को निरंतरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए क्या ही इनको हम नंबर दे भाई, चलो फिर भी बोर्ड मेंबर भी 2 नंबर दे ही देंगे। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी है, प्रश्न तो इसके लिए भी सेम है, पाल कालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बतानी है। पाल कला, ये देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा है, पाल कला बिहार व पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में विकसित हुई कलात्मक शैली है, ठीक है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंश के नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक है। पाल वंश की कला और स्थापत्य में टेराकोटा, मूर्ति कला और चित्रकला को महत्व दिया गया है, तो ठीक है। इन्होंने भूमिका में भी दिखाया कि हमें मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में लिखना है। आइए देखते हैं इन्होंने आगे क्या लिखा है। प्रमुख केंद्र क्या क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। तो प्रमुख केंद्र में नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला आदि, ठीक है। स्थापत्य कला की विशेषताएं, महाविहार, स्तूप, चैत्य व मंदिरों का निर्माण, ठीक है। ज़्यादातर ईंटों के बने होते थे, कुछ जगहों पर पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। विशेषकर बौद्ध धर्म
वह हिंदू मंदिरों से प्रभावित हैं, ठीक है। बिहार, मठ बनाने की विभिन्न शैलियाँ अपनाई गई थी। ये विहार मुख्य रूप से भिक्षुओं के निवास के लिए, उदनपुरी महाविहार, देवपाल, जस्ट अ सेकेंड, देवपाल, विक्रमशिला महाविहार, धर्मपाल, सोमपुरा महाविहार आदि। यहाँ जो उदनपुरी महाविहार है, हमको जहाँ तक लग रहा है गोपाल द्वारा बनवाया गया था, तो इसको थोड़ा देख लेना है। गोपाल ने ही बनवाया था, हालांकि इसको देवपाल ने भी कुछ दान दिए थे, लेकिन जो निर्माण थे वो गोपाल नहीं करवाए थे। विक्रमशिला महाविहार, धर्मपाल, एक बार देख लीजिएगा, विक्रमशिला, धर्मपाल, ठीक है। सोमपुरा महाविहार आदि पालकालीन स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण, ठीक है। मूर्तिकला की विशेषताएं देख लेते हैं। अब यहाँ इन्होंने मूर्तिकला लिखा है, और ऊपर जो था ये क्या था, स्थापत्य कला। स्थापत्य में इन्होंने क्या क्या दिखाया, महाविहार दिखाया, और महाविहार में देखते हैं इन्होंने और क्या क्या दिखाया। ये जस्ट अ सेकेंड, यहाँ जो इन्होंने लिखा है स्थापत्य कला में, देखिए इन्होंने भी ठीक लिखा है। एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। स्थापत्य कला में इन्होंने दिखाया कि स्तूप हैं, चैत्य हैं, मंदिर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महाविहार, महाविहार, स्तूप, चैत्य और मंदिर, तो ये 4 चीज़ें हैं। लेकिन नीचे देखिए उसके बाद ज़्यादातर ईंटों के बने, ठीक है, ये स्थापत्य कला की विशेषताएं हो रही हैं। विशेषकर बौद्ध धर्म व हिंदू मंदिर, ठीक है। बिहार भी है, यहाँ बिहार मठ बनाने की विभिन्न शैलियाँ अपनाई गई हैं। अब यहाँ हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए स्थापत्य कला में हम महाविहार को दिखाएंगे कि महाविहार कहाँ कहाँ स्थित है, ये किस शैली पे है। तो एक ही सेंटेंस में इसको हम लिखने का प्रयास कर सकते हैं कि महाविहार कहाँ कहाँ स्थित है, मतलब कौन कौन बने, जो कि नीचे इन्होंने लिखा है। उदनपुरी महाविहार, देवपाल के, विक्रमशिला महाविहार, ठीक है। तो महाविहार तो हो गए। ठीक इसी तरह से एक सेंटेंस में आप यहाँ लिख सकते हैं स्तूप, कहाँ कहाँ स्तूप बने हैं पालकाल में, और क्या विशेषताएं हैं अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। जैसे ही चैत्य क्या थे और क्या, मतलब एक ही लाइन में आपको 1 से 2 लाइन में निपटा देना है इसको। वैसे मंदिर को जो भी है आपको 1 से 2 लाइन में निपटा देना है। तो 2 लाइन उसके लिए लिखता है, 2 लाइन इसके लिए, 2 लाइन इसके लिए, तो सबको लिखते तो ज़्यादा बेटर था। जैसे देखिए इसमें मंदिर का कोई ना एग्जाम्पल है, ना ही मंदिर के बारे में कुछ अच्छा दिखा गया, बस यहाँ लिखा है कि विशेषकर बौद्ध धर्म और हिंदू मंदिर से ये प्रभावित है स्थापत्य कला। हालांकि ये गलत नहीं है, ये भी विशेषताएँ ठीक है, लेकिन इसको हम 38 नंबर वाले में एक विस्तार के तौर पर लिख सकते हैं। लेकिन 8 नंबर वाले में चूँकि हमको इंप्रेशन भी दिखाना है और अधिक से अधिक मार्क्स भी लेके आना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादातर इसकी विशेषताओं को दिखाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा विस्तार न दे करके। देखिए मूर्तिकला में देखिए पत्थर की मूर्तियाँ, ठीक है। तो पत्थर की मूर्तियाँ अच्छी है इनकी। पत्थर की मूर्तियों में काले बेसाल्ट पत्थर हैं, और आगे देखिए तो काले बेसाल्ट पत्थर से बने होते थे। शरीर के अगले हिस्से को दिखाने की कोशिश, अधिकांश देवी चित्र बने हुए हैं। कांसे की मूर्तियाँ देखिएगा तो आमतौर पर अलंकृत होती थी और सांचों में ढाला जाता था। कुकरियार और नालंदा इसके प्रमुख केंद्र थे। टेराकोटा की मूर्तियाँ देखिएगा तो इसकी छवि कलात्मक और आकर्षक थी, दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। धर्म के साथ साथ दैनिक जीवन के दृश्य भी दर्शाए गए हैं। तो देखिए इन्होंने टेराकोटा अर्थात मिट्टी, कांसे और पत्थर तीनों मूर्ति जैसे इन्होंने मूर्ति के तीनों भागों को दिखाया है। अगर सेम इसी तरह को इन्होंने स्थापत्य के सभी भागों को अगर दिखा दें तो हो सकता है 7 नंबर तक मिले, 6 मार्क्स तक मिले। लेकिन अभी जो इन्होंने लिखा है हार्डली इनको 5 मार्क्स तक मिलेगा, क्योंकि इसके लिए मूर्तिकला के लिए इनको 3 मार्क्स लगभग और 2 मार्क्स ऊपर वाले के लिए मिल जाएगा। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। पाल युग ने अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला, भाव्य वास्तुकला व चित्रकला के माध्यम से इस पूर्वी क्षेत्र में कला संस्कृति के विकास को निरंतरता प्रदान की। इसका प्रभाव पड़ोसी क्षेत्रों पर भी पड़ा, जिससे वे भारत की संस्कृति परिदृश्य से महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो है आफ्टर ऑल मूर्तिकला बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन स्थापत्य लिखा ठीक है, मैं ये नहीं कहना वो ख़राब है, लेकिन इसको और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं सभी के बारे में लिख करके। महाविहार इन्होंने नीचे दिखाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर ये स्तूप के बारे में 1-2 लाइन लिखी रहती, चैत्य के बारे में और मंदिर के बारे में, तो इम्प्रेशन ज़्यादा बनता और 6 से 7 मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि ये वे टॉपिक हैं जो लिखेगा सब कोई, लेकिन मार्क्स एवरेज इसमें सबको इसलिए मिल जाता है। तो इनको 6 मार्क्स ना मिल करके हम 5 मार्क्स ही दे रहे हैं। चलिए हम अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी इंग्लिश मीडियम में है, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट है। ठीक है, पाला आर्ट अल्सो कॉल्ड पाला सेना आर्ट और ईस्टर्न इंडिया आर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द कंट्री। अंडर द एज ऑफ पाला
डायनेस्टी हु वेयर बुद्धिस्ट फॉलोज। अब इंग्लिश में हमको थोड़ी सी दिक्कत है कि हमको वर्ड पता नहीं चल पाता है। अब इन्होंने ये क्या लिखने का प्रयास किया है, ये क्या लिखने का प्रयास किया है, थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है ये पता कर पाना, क्योंकि स्पष्ट रूप में ये पता नहीं चल पा रहा। आर्किटेक्चर आर्ट फॉर्म महाविहार चैत्य टेम्पल स्तूपाज, वेरी गुड। उसके बाद महाविहार के बारे में इन्होंने लिखा है महाविहार वेयर डिफरेंट महाविहार वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ गोपाला। महाविहार ऑल्सो सेव्ड एज इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर। ये सेव्ड तो नहीं लग रहा, पता नहीं क्या लिखे हैं ये। फीचर्स मेड ऑफ ब्रिक्स, वेरी गुड। रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर बरांडा वेयर, चलो ये इन्होंने फीचर्स अच्छा लिखा है। इनको एक ही सेंटेंस में लिखते तो ज़्यादा बेटर था, बाकी के लिए आपको जगह बच जाता। चैत्य टेम्पल स्तूपाज और स्कल्पचर इन्होंने एक मिनट जरा मैं जूम कर लूँ, ठीक है। चैत्य देखते हैं। ट्रेडिशनल ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल मैनी रिमेन्स ऑफ चैत्य हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार। टेम्पल में देखिए पाला क्या लिखे हो भाई, वी आर बुद्धिस्ट बट द ATB कोई और वर्ड नहीं बना। बिल्ड मैनी टेम्पल हिंदुइज्म इन नागा स्टाइल। एग्जाम्पल विष्णुपद एट गया, ठीक है। मतलब यहाँ ये होना चाहिए ताकि विष्णुपद मंदिर जो बना है ये इसी काल में बना है, पाल कला में। और यहाँ पे जो है यह हिंदू मंदिर है, जो कि दर्शाता है कि ये जो पाल आर्ट है या पाल शासक जो थे ये एक सहिष्णु थे, इनकी सहिष्णुता को भी दर्शाता है। स्तूपा जो है अल्थो द कल्चर ऑफ बिल्डिंग स्तूपा विल एंशियंट बट सम स्तूपा वेयर आल्सो मेड ड्यूरिंग पाला पीरियड। अब यहाँ एग्जांपल अगर एक दो दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कल्पचर आर्ट, अ न्यू स्टाइल ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर इमर्ज ड्यूरिंग पाला आर्ट, ठीक है। स्कल्पचर में क्या क्या है, द आर्ट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, दीज स्कल्पचर वी आर ओरिएंटेड एंड प्लेन फ्रॉम बिहाइंड, वेरी गुड। स्कल्पचर आर मेनली रिलीजियस इन नेचर, फाउंड एंड गया नालंदा ITC। स्टोन में देखिए यूजिंग बसन स्टोन, इट वाज आल्सो ओरिएंटेड फ्रॉम ऑर्नामेंटेड फ्रॉम फ्रंट प्लेन फ्रॉम बैक, ठीक है। तो इन्होंने लगभग सबको देखिए यहाँ ये स्कल्पचर को दिखाया है। स्कल्पचर के साथ इन्होंने यहाँ पे जो है जस्ट अ सेकेंड महाविहार वगैरह और जो भी इसमें मेन और भी हैं, चैत्य हैं, स्तूप, मंदिर, तो सबके बारे में इन्होंने समेकित रूप करने का प्रयास किया। आर्किटेक्चर के साथ साथ स्कल्पचर को भी लिखा है, इसलिए इनको आराम से यहाँ 6 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ अच्छा लिखा है। चलिए हम आज के लिए यहीं पे क्लास को रोक रहे हैं, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो, अगले इवोल्यूशन के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप भी हमारे साथ लिखना चाहते हैं तब हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।